Now let's talk about to versus very, still versus yet, and very versus much versus very much. सबसे पहले अगर हम to पे बात करें तो it means more than required. इसका मतलब होता है जरूरत से ज्यादा किसी चीज का होना, एबंडेंस में होना। और दूसरी चीज आप इसके रिगार्डिंग क्या याद रखेंगे? नेवर यूज इट फॉर प्लेजेंट एक्सप्रेशंस। आपको याद रखना है कि टू का मीनिंग होता है जरूरत से ज्यादा होना, और इसको पॉजिटिव एक्सप्रेशन के साथ कभी यूज नहीं किया जाता। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी, शी इज टू स्लिम। कहना क्या चाहती हूँ कि वो बहुत पतली है, बट चूंकि मैंने वर्ड यूज किया है टू, तो ये क्या कहता है हमको? मोर देन रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब है शी इज ऑकवर्डली स्लिम, मतलब वो इतनी पतली है कि वो देखने में गंदी लगती है। ओके, तो जब हम बात करते हैं वेरी की, वेरी कहां पे यूज होता है? इट गोज विद पॉजिटिव एक्सप्रेशंस। जो आपके एक्सप्रेशंस पॉजिटिव होते हैं, वेरी उनके साथ में यूज होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखी, आई एम वेरी हैप्पी। तो खुश होना इज पॉजिटिव। अगर मैं इसकी जगह पे लिख दूं आई एम टू हैप्पी, तो हैप्पीनेस इज अ पॉजिटिव एक्सप्रेशन, तो यहां वाली स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाएगी, लेकिन ये वाला पार्ट रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि टू का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा किसी चीज की अवेलेबिलिटी होना, एंड एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो टू कभी भी पॉजिटिव एक्सप्रेशंस के साथ नहीं जाता, क्योंकि ये चीजों को ऑकवर्ड मैनर में ले जाता है। लेकिन अगर वही टू आपको पॉजिटिव एक्सप्रेशन में चेंज करना हो, तो सिंपल सा काम कीजिए, टू को वेरी के साथ में एक्सचेंज कर दीजिए। आपकी फीलिंग इमीडिएटली नेगेटिव से पॉजिटिव में स्विच कर जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टिल की, स्टिल का मीनिंग होता है इन कॉन्टिन्यूएशन, मतलब कोई चीज अभी भी चल रही है। येट का मीनिंग क्या होता है? स्टॉप्ड बट नॉट कंप्लीटेड। तो बहुत आसान है याद रखना। स्टिल का मीनिंग होता है चीजें, जिस भी चीज की आप बात कर रहे हो वो अभी ऑनगोइंग प्रोसेस में है। और येट का मतलब क्या है? रुक गई है बट कंप्लीट हो गई है, ऐसा नहीं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, राम is still waiting for his mother. तो what Ram is doing? Ram is still waiting for his mother. प्रोसेस जो है वो ऑनगोइंग है, वो अपनी मम्मी की वेट कर ही जा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बदल के लिख दूं, I have not finished my work yet, तो काम कर रही हूं, काम ऑनगोइंग है ऐसा मैंने नहीं कहा, लेकिन कंप्लीट हो गया है मैंने ये भी नहीं कहा। तो आपको याद रखना है, स्टिल कंटिन्यूएशन दिखाता है, लेकिन येट दिखाता है कि काम हुआ है कि नहीं हुआ वो पता नहीं है, बट कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा, दैट आई डू नॉट नो, बट वो फिनिश्ड नहीं है इतना मुझे पता है। अब आ जाओ वेरी पे। बहुत आसान है वेरी को याद रखना, आपने अभी सीखा। वेरी गोज विद पॉजिटिव डिग्री। वेरी कहां पे यूज होता है? पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज होता है। जैसे वेरी हैप्पी, वेरी इंटेलिजेंट। तो ये सारे पॉजिटिव एक्सप्रेशन है ना। इंटेलिजेंट होना इज गुड, पॉजिटिव हैप्पी होना इज गुड। नाउ व्हेन इट कम्स टू मच, मच कहां पे यूज होता है? आप याद रखेंगे, मच यूज होता है
कंपैरेटिव डिग्री के साथ में। मच कहाँ पे यूज होता है? कंपैरेटिव डिग्री के सामने। अब आप यहां पे लिख दो एग्जाम्पल, मच टॉलर, मच इजियर। तो अगर हम डायरेक्ट स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट होगी द वर्क इज वेरी इजी, लेकिन उसका कंपैरेटिव हो गया द वर्क इज मच इजियर। तो अब बात आती है वेरी मच की। ओके, जब हमने अकेला अकेला पढ़ा तो आपको याद हो गया अकेले में पढ़ने में वेरी पॉजिटिव है, मच कंपैरेटिव है, लेकिन वेरी मच अगर जुड़ जाते हैं तो ये भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ ही यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक लिख दूं आपके लिए, राम इज वेरी मच वाइजर देन एनी अदर बॉय इन दी क्लास। तो स्टूडेंट्स इतना टफ नहीं है, आपको बस पॉइंट याद रखने हैं कि टू नेगेटिव एक्सप्रेशन होता है, इसको प्लेजेंट फीलिंग्स के साथ, हैप्पी फीलिंग्स के साथ कभी यूज मत कीजिए। इसको हैप्पी फीलिंग्स में अगर एक्सप्रेस करना है तो टू को वेरी से रिप्लेस करना पड़ेगा। स्टिल दिखाता है कंटिन्यूटी, येट दिखाता है कि काम फिनिश नहीं हुआ, बट अभी कंटिन्यूएशन भी नहीं में भी नहीं है, कहीं रुका हुआ है, इन बिटवीन कहीं पे लटक रहा है। वेरी पॉजिटिव डिग्री के साथ, मच कंपैरेटिव डिग्री के साथ, और अगर वेरी मच को ज्वाइन कर दिया जाए तो बात पॉजिटिव या सुपरलेटिव में नहीं, तब भी कंपैरेटिव में ही रहती है। तो वेरी पॉजिटिव, मच कंपैरेटिव, वेरी मच भी कंपैरेटिव, स्टिल कंटिन्यूएशन, येट नॉट कंप्लीटेड बट समवेयर स्टॉप्ड, टू नेगेटिव। इसके बाद बात करते हैं और कैसे, कितने हमारे पास इतने एक्सप्रेशंस हैं लैंग्वेज में जो और हमें कंफ्यूज कर सकते हैं और एडवर्ब में हमारे लिए दिक्कतें बढ़ा सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूसेज ऑफ इनफ एंड कंडीशन ऑफ सो। इनफ का यूज लैंग्वेज में कॉमनली देखा जाता है, हम सब जानते हैं कि इनफ का मीनिंग क्या होता है। इनफ का मीनिंग होता है इनफ है, जितना चाहिए उतना है। लेकिन ये दो ही तरह से यूज हो सकता है, या तो नाउन के साथ में या तो एडजेक्टिव के साथ में, और इनमें भी कंडीशन है। नाउन के साथ आया तो नाउन के पहले आएगा, लेकिन एडजेक्टिव मतलब किसी की विशेषता के साथ आया तो एडजेक्टिव के बाद आएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, मोहन इज टॉल इनफ टू टच द रूफ। अब देखिए मोहन की विशेषता क्या है? मोहन की विशेषता है मोहन की हाइट, कि मोहन की हाइट अच्छी है और उस अच्छी हाइट से वो क्या कर सकता है? वो रूफ को टच कर सकता है। तो एडजेक्टिव के बाद लगा है आपकी टर्म इनफ। लेकिन अगर इसको नाउन के पहले लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे? ही हैज enough money to buy an island. तो now you can easily see money is a noun, noun के पहले लगा है enough। तो अगर आपका enough किसी की एडजेक्टिव को इलेबोरेट करेगा, एडजेक्टिव को और ज्यादा मैग्नीफाई करेगा, तो एडजेक्टिव के बाद आएगा। जैसे हम एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, राधा इज वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। तो अब राधा की पॉजिटिविटी क्या है? कि राधा बुद्धिमान है, और इस बुद्धिमानी को और कौन इलेबोरेट कर रहा है? इनफ। राधा इज वाइज इनफ, कि वो इतनी बुद्धिमान है
कि तुम्हारी सिचुएशन समझ सके। तो आप याद रखेंगे अगर इनफ किसी के एडजेक्टिव को एलेबोरेट करेगा तो एडजेक्टिव के बाद आएगा, नाउन के पहले लगना हो, नाउन के बारे में बात करेगा, नाउन को एक्सप्लेन करेगा तो नाउन के पहले आएगा। देखिए मैं बोल रही हूँ इलेबोरेट करना, इलेबोरेट का मतलब होता है किसी चीज को और ज्यादा मैग्नीफाई करना, किसी को और बेहतरीन तरीके से दिखाना। तो एडजेक्टिव को ये और ज्यादा बेहतरीन तरीके से दिखाने के लिए एडजेक्टिव के बाद आएगा और नाउन के पहले आ जाएगा। अब बात करते हैं सो की। देखिए सो कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट अ सिचुएशन, सो को यूज करना है तो आपको सिचुएशन लगानी पड़ेगी। जैसे कॉमन स्टेटमेंट है आई एम वेरी हैप्पी, बात यहां पे खत्म हो गई कि मैं बहुत खुश हूं। लेकिन अगर मैं इसको सो से लिखना चाहूं तो मुझे लिखना पड़ेगा आई एम सो हैप्पी दैट आई कैन नॉट एक्सप्रेस, कि मैं इतनी ज्यादा खुश हूं कि मैं उसे एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती। देखो सिचुएशन लग गई ना सो के बाद, आई एम वेरी हैप्पी इनफ है लेकिन आई एम सो हैप्पी नहीं हो सकता। जैसे एक एग्जांपल हमने और लिख दिया, रोजी इज सो ब्यूटीफुल दैट शी विल नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल। तो ये देखो ये कंडीशन है, रोजी इज वेरी ब्यूटीफुल, ये इतनी ही स्टेटमेंट काफी थी, लेकिन रोजी इज सो ब्यूटीफुल लिख के आप रुक नहीं सकते। अगर आपने सो लिख दिया है तो सो के बाद आपको कंडीशन देनी पड़ेगी, शी इज सो ब्यूटीफुल, वो इतनी खूबसूरत है कि तुम्हारे जैसे के प्रपोजल को तो देखेगी भी नहीं। ओके, तो आपको याद रखना है इनफ एडजेक्टिव की क्वालिटी को और ज्यादा मैग्नीफाई कर सकता है, इसीलिए एडजेक्टिव के बाद आएगा और नाउन के पहले आएगा। और वेरी सिंपली एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करता है, लेकिन अगर आपको वेरी की जगह पे सो लगाना है तो आपको सो के बाद कंडीशन देनी पड़ेगी। ये हमारे वर्सेस केसेस खत्म हो गए जहां पे हमें डाउट होता है कि कहां पे किसका यूज करना है। के बाद टर्न आती है ईच और एवरी की। स्टूडेंट्स ईच एंड एवरी इज अ वेरी कॉमन टर्म व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज। कभी कभी हम ईच अकेला बोलते हैं, एवरी को हम सेपरेटली यूज करते हैं, और कभी कभी ईच एंड एवरी को हम एक साथ में यूज कर लेते हैं कंबाइन करके। तो आप इनको कंबाइन करो या आप इनको अलग अलग यूज करो। आपको याद रखना है व्हेन इट कम्स टू ईच, ईच दो लोगों के लिए और दो से ज्यादा के लिए यूज हो सकता है। इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बस याद रखना है कि मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो ईच आपकी स्टेटमेंट को मैनेज कर सकता है। जैसे ईच स्टूडेंट इज बिजी इन हिज वर्क। अब जब हम बात करते हैं ईच की, 2 हो या कितने भी हो, ये उनमें से हर एक को इंडिविजुअली रेफर करेगा, इसीलिए इधर लिखा है स्टूडेंट और इधर लिखा है हिज। तो ईच कितने को करेगा, मिनिमम 2 और या फिर मोर देन 2 को। इसके ऑपोजिट एवरी को याद रखना बहुत आसान है, एवरी हमेशा ही मोर देन 2 को लेके चलेगा, 2 लोगों के लिए एवरी नहीं हो सकता। तो डिफरेंस बड़ा आसान है, ईच 2 के लिए या 2 से ज्यादा के लिए, लेकिन एवरी सिर्फ और सिर्फ 2 से ज्यादा के लिए। एवरी गर्ल वॉज इन्वाइटेड इन द शो। तो आप याद रखिए ईच और एवरी दोनों ही क्राउड में से इंडिविजुअली हर एक को रेफर करेंगे, तो ये यूज तो सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर प्रोनाउन का ही करेंगे, लेकिन डिफरेंस के लिए ईच फॉर 2 एंड मोर देन 2 एंड एवरी इज ओनली फॉर मोर देन 2। अब नेक्स्ट है हमारे पास में टू वर्सेस वेरी वर्सेस इनफ, मतलब ये एक दूसरे से कैसे अलग है। देखिए याद रखिए जो टू होता है ये अपने आप में नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, मतलब चीजों को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाना इज टू, और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो जब कोई भी बात एक्सेसिवली एग्जैजुरेट कर दी जाए वो टू से की जाती है। जैसे पिज्जा वॉज टू हॉट इट स्पॉइल्ड माई टेस्ट, पिज्जा इतना ज्यादा गर्म था कि मेरा पूरा टेस्ट खराब हो गया। अब इतना गर्म था कि टेस्ट खराब हो रहा है तो मैं उसको ठंडा कर सकती थी, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे ला सकती थी, है ना। तो इसको बोलते हैं हाइपरबॉलिक स्टेटमेंट। एक ही बार में तो मैंने सारा पिज्जा नहीं खा लिया होगा, तो कैसे मेरा टेस्ट खराब हो गया, मैं वेट कर सकती थी टेम्परेचर नॉर्मल होने का। तो यहाँ पे टू इज क्या है,
हाइपरबॉलिक स्टेटमेंट, बढ़ा चढ़ा के बताना किसी बात को। इसके ऑपोजिट वेरी पॉजिटिव मीनिंग सजेस्ट करता है और किसी चीज को पॉजिटिवली एक हाई डिग्री पे ले जाता है, जैसे मीरा इज वेरी इंटेलिजेंट, दिस इज पॉजिटिव। अगर इसकी जगह पे लिख दें मीरा इज टू इंटेलिजेंट, मतलब हम मीरा पे सरकास्टिक जो है स्टेटमेंट पास कर रहे हैं, मीरा को इंटेलिजेंट नहीं कहते। अगर हम इधर वेरी की जगह टू लगाते, हम इनडायरेक्टली उसको क्या करते, सरकास्टिक स्टेटमेंट पास कर रहे थे कि मीरा होशियार नहीं, जरूरत से ज्यादा होशियार है, अगर टू लगा होता। लेकिन टू की जगह पे वेरी लगा है तो ये स्टेटमेंट जेन्युइनली पॉजिटिव है कि मीरा बहुत होशियार लड़की है। अब ध्यान रखिए स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं इनफ की, इनफ दो तरह से यूज हो सकता है, एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब। बस आपको याद रखना है कि अगर ये एडवर्ब की सेंस में यूज हुआ तो ये एडजेक्टिव के पहले आएगा, मतलब जो भी आप स्टेटमेंट में विशेषता दिखा रहे होगे उस विशेषता के पहले। जैसे स्टेटमेंट में शी की विशेषता क्या है, वाइस, सॉरी आफ्टर एडजेक्टिव, इट इज माय मिस्टेक, एडजेक्टिव के बाद आएगा। यहाँ पे शी की विशेषता क्या है, शी बड़ी वाइस है, बहुत सियानी है, उसके बाद लगा है इनफ। तो अगर ये एज एन एडवर्ब काम करेगा तो ये एडजेक्टिव के बाद आएगा। जैसे ही इज टॉल इनफ, तो उसकी विशेषता या उसका एडजेक्टिव क्या है, वो टॉल है, और इनफ क्या है, एडजेक्टिव के बाद है। तो अगर ये एक एडवर्ब के फॉर्मेट में काम करेगा तो ये आपके एडजेक्टिव के बाद आएगा। लेकिन अगर ये एक एडजेक्टिव के तरह काम करेगा तो ये आपके नाउन को मॉडिफाई करेगा। ही हैज इनफ मनी, मतलब उसके पास बहुत पैसा है। तो याद रखिए, अगर ये किसी की विशेषता के लिए लगा हो तो विशेषता के बाद लगेगा, और हम कहेंगे ये एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, क्योंकि एडवर्ब का फंक्शन ही होता है वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करना। और अगर ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो एडजेक्टिव हमको पता है नाउन के पहले ही लगते हैं। ओके फटाफट से एक सम अप व्यू ले लीजिए। ईच दो या मैक्सिमम दो से ऊपर होने चाहिए, लेकिन एवरी हमेशा ही लोग ज्यादा होने चाहिए, दो के लिए एवरी नहीं लग सकता। टू जो होता है अपने आप में नेगेटिव होता है, हाइपरबॉलिक स्टेटमेंट पास करता है जिससे हम कहते हैं बढ़ा चढ़ा के बताना। वेरी पॉजिटिव होता है किसी भी बात को, किसी भी चीज को, किसी भी एट्रीब्यूट को या क्वालिटी को बिल्कुल सबलाइम फॉर्मेट के फॉर्मेट में दिखाता है ये। और इनफ जो होता है एडजेक्टिव और एडवर्ब के फॉर्म में काम करता है। एडवर्ब इसको तब कहा जाएगा जब ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, मतलब एडजेक्टिव के बाद आएगा। और अगर इसको हमने एडजेक्टिव कहना है तो ये आपके नाउन को मॉडिफाई करेगा। अब इसके बाद हमको समझना है मच और वेरी का क्या डिफरेंस है, क्योंकि वेरी आप पढ़ चुके हो। अब इसको वेरी को टू से और इनफ से अलग करना तो हमको आ गया, लेकिन इसको अभी हमें मच से अलग करना सीखना है। फिर हमको बट ऑब्वियस कुछ बेसिक फंडामेंटल और चीजें सीखनी है। तो चलिए देखते हैं मच और वेरी में क्या डिफरेंस आता है। चलिए स्टूडेंट्स, एडवर्ब के इस सेक्शन में हमको क्या करना है, हमको कुछ रूल्स जो हैं उनको समझना नहीं है। कुछ पॉइंट्स है जिनको हमेशा के लिए अपने ब्रेन में स्टोर कर लेना है, क्योंकि ये लैंग्वेज के एडवर्ब के चैप्टर के अनबीटेबल रूल हैं जो कभी 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 नहीं बदलेंगे। इससे पहले तो मैंने आपको याद करवाया कि स्टिल कंटिन्यूएशन दिखाता है, येट रुका हुआ है बट कंप्लीट नहीं हुआ, सो बिना कंडीशन के नहीं आ सकता, वेरी जो है पॉजिटिव होता है लेकिन TOO नेगेटिव होता है, अबेंडेंस दिखाता है। तो वो सब चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, काइंड ऑफ हमको चीजों को रट लेना है कि ये बातें कभी 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 नहीं बदलेंगी। अब रूल समझाने के पहले व्हाट आई वांट, आप ये 3 एग्जांपल्स पढ़ो। मोहन हैज नो वन एल्स टू टॉक टू एक्सेप्ट हिज ओल्ड मदर, सॉरी फिर से पढ़ते हैं। मोहन हैज नो वन एल्स टू टॉक टू एक्सेप्ट हिज ओल्ड मदर। दूसरी, मीरा हैड नो अदर ऑल्टरनेटिव बट टू वर्क हार्ड। एंड तीसरा, आई वुड लव टू वेयर ब्लू ड्रेस रेदर देन एनी अदर ग्लॉसी कलर। ओके पढ़ने में ये तीनों एग्जाम्पल ठीक ठाक लग रही हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है तब तक जब तक हम बहुत बारीकी से इनको ना देखें या कोई ग्रामेरियन हमारी स्टेटमेंट्स को चेक ना करे, तब तक इनमें कॉमन सेंस कोई एरर नहीं निकाल सकती। क्यों? क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में बोलते ही ऐसा है। लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पे गलती है और ग्रामर की गलती है, जिसको हम गलती नहीं ब्लंडर कहेंगे। तो अब आता है वही पॉइंट जिसको मैंने कहा कि
आपको बिल्कुल अपने दिमाग में स्टोर कर लेना है, ये बातें कभी नहीं बदलेंगी। जिसमें पहला पॉइंट याद रखिए, एल्स हमेशा बट के साथ लिखा जाता है। मतलब जहां आपको स्टेटमेंट में एल्स दिख गया, अगर ये स्टेटमेंट कैरी फॉरवर्ड हो गई तो एल्स अपने साथ बट का कॉम्बिनेशन चलाएगा ही चलाएगा। अब देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 1, मोहन हैज नो वन एल्स, ये रहा आपका एल्स, टू टॉक टू एक्सेप्ट हिज ओल्ड मदर। एक्सेप्ट का मतलब भी यही है कि मोहन के पास बातचीत करने के लिए कोई और है ही नहीं, बल्कि सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ है। बट चूंकि मैंने आपको कहा कि जहां पे एल्स आ गया वहां पे अगर स्टेटमेंट कैरी फॉरवर्ड होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ बट से लिखी जाएगी, तो यहाँ एक्सेप्ट आपका रॉन्ग है और यहाँ पे हमको लिखना है बट। देखिए, ये स्टेटमेंट्स मैं आपको साथ साथ में लिखते लिखते भी समझा सकती थी। क्यों मैंने साथ साथ में नहीं लिखी और पहले लिख के आपसे डिस्कस क्यों किया? डिस्कस इसलिए किया क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती थी कि देखिए लैंग्वेज ऐसे हमें कंफ्यूज करती है। जो स्टेटमेंट लिखी हुई थी वो बिल्कुल हमें करेक्ट लग रही थी, लेकिन उसके बाद से जब हमने अपने रूल को फॉरवर्ड किया, रूल को समझा, फिर हमें पता चला कि जो हमने पहले पढ़ा था वो सिर्फ और सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए था। एल्स के बाद एक्सेप्ट नहीं हो सकता, एल्स के पास बट होता है। लेकिन अगर हमने ये रूल नहीं सीखा होता तो एक्सेप्ट भी ठीक ठाक ही लग रहा था, क्योंकि एक्सेप्ट का मतलब होता है इसके बिना। तो एक्सेप्ट मीनिंग दे तो रहा था कि बूढ़ी माँ के अलावा कोई और है ही नहीं जिससे वो बात करे। तो इसी तरह दूसरी स्टेटमेंट देखिए, मीरा हैड नो अदर अल्टरनेटिव बट टू वर्क हार्ड। देखिए, अदर और रादर के बाद क्या लगता है? अदर और रादर के बाद लगता है देन। तो जो स्टेटमेंट पढ़ने में सही लग रही थी वो अदर के कॉम्बिनेशन की वजह से गलत हो गई, बट की जगह पे लिखिए देन। पढ़ने में पहले ठीक लग रही थी ना, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी और हमको ये स्टेटमेंट पढ़ने में ठीक ठाक लग रही थी। पेपर में भी हमने फ्लो में ऐसे आगे निकल जाना था, लेकिन अब हम याद रखेंगे एल्स के बाद आता है बट, अदर के बाद आता है देन, इसी तरह रादर के बाद भी आता है देन। आई वुड लव टू वेयर ब्लू ड्रेस रादर देन, ये पहले से ही रादर के साथ देन लगा है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। तो पहला पॉइंट हमें याद रखने जैसा क्या मिला कि एल्स के बाद अगर स्टेटमेंट कैरी फॉरवर्ड है तो आएगा बट, और रादर और अदर के बाद आएगा देन। इसी तरह से 3-4 और फंडामेंटल्स है एडवर्ब के जिसे हम याद रखेंगे, और इसके बाद देखते हैं हमारे पास दूसरा फंडामेंटल क्या है। चलिए, अब सेकंड फंडामेंटल हमारे पास में क्या है? सेकंड फंडामेंटल में हमारे पास में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, और उन वर्ड्स को एक्सप्लेन करने के पहले लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट मैथमेटिक्स। मेरे हिसाब से मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है जिसमें माइनस इंटू माइनस किया जाए तो रिजल्ट आ जाता है प्लस। मतलब 2 बार अगर माइनस को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव होने की बजाय पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरफ लिखी हुई स्टेटमेंट्स को सॉल्व करने के पहले, बिल्कुल मैंने कहा सॉल्व करने के पहले, मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई हैं ये गलत हैं, इनको सॉल्व करने के पहले हमें इस फॉर्मूला को अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लेना है कि 2 बार नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्टेटमेंट पॉजिटिव हो जाएगी। और फिर से स्टेटमेंट मैंने साथ साथ लिख के समझाने की बजाय पहले लिख ली है, ताकि हम गलती आइडेंटिफाई कर सकें, उस पर डिस्कशन कर सकें और उसके बाद उसको गलत कर सकें। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं है, ये फंडामेंटल्स हैं। फंडामेंटल्स हमको लर्न करने पड़ते हैं और लर्न डिस्कशन से होता है, सॉल्यूशन से नहीं। अब देखो, लिखा है seldom, never, nowhere, nothing, hardly, scarcely, neither, barely, rarely are negative in their meanings। मतलब ये वर्ड क्या है? ये अपने आप में नेगेटिव होते हैं। ये किसी भी स्टेटमेंट में या जिस भी स्टेटमेंट में लगे होंगे उसमें नावाचक मतलब नेगेटिविटी का एक्सप्रेशन देंगे, नेगेटिव होने का एक्सप्रेशन देंगे कि वो स्टेटमेंट अपने आप में नेगेटिव है। ओके, लेट्स बिगिन विद द स्टेटमेंट नंबर 3। स्टेटमेंट नंबर 3 से बात स्टार्ट करते हैं। द स्टोर हैड नॉट हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स। स्टेटमेंट कहना चाहती है कि इस स्टोर में या इस दुकान में जो गुड मुझे चाहिए, दोज गुड्स, हियर शुड बी गुड्स, जो गुड्स मुझे चाहिए, जो सामान मुझे चाहिए, उनमें से मुश्किल से ही कुछ मिलेगा। तो हार्डली अपने आप में क्या हो गया? पहला नेगेटिव। देखो, हमको पहला नेगेटिव मिल गया, हार्डली अपने आप में नेगेटिव है। इसके आगे लगा है नॉट, ये एक और नेगेटिव ऐड हो गया।
तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, प्लस। अगर माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस हो गए तो स्टेटमेंट बन जाएगी कि स्टोर में वो सब चीजें हैं जो मुझे चाहिए। बट असल में स्टेटमेंट क्या है कि स्टोर में उनमें से मुश्किल से ही कुछ मिल पाएगा जो जो मुझे चाहिए। तो अब हैड तो हम काट नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में हैड हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लगा है, तो इसको काट दो। नॉट कट गया। चलो अब आपके मैथ के फॉर्मूला पे बात करते हैं। प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू क्या होता है, बट ऑब्वियस माइनस होता है। तो अब नॉट के कटते ही स्टेटमेंट सिर्फ हैड रह गई थी। हेल्पिंग वर्ब अपने आप में पॉजिटिव है और हार्डली नेगेटिव, तो प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस हो गया। तो आपको याद रखना है, अगर स्टेटमेंट में हार्डली जैसा वर्ड लिखा है तो साथ में नॉट, नो, नेवर किसी भी सिचुएशन में नहीं होना चाहिए। अगेन, I rarely went to meet nobody. What is this? This is negative. What is this? This is again a negative. Negative into negative plus. तो इस nobody को गलत कर दीजिए। इस nobody को गलत करके इसकी जगह पे लिखा जाएगा anybody, कि मैं मुश्किल से ही किसी को मिलने कभी जाता था। I rarely went to meet anybody. Okay? अब देखो, राधा इज ईदर डम्ब और डेफ, या तो राधा जो है डम्ब है या फिर डेफ है, माने बहरी है। इफ नॉट बोथ, अगर नहीं है तो फिर उसमें दोनों चीजें ही नहीं है। मतलब वो सामने वाला क्या कह रहा है कि या तो राधा गूंगी और बहरी दोनों है, या फिर वो बिल्कुल नॉर्मल है। दोनों में से उसे एक प्रॉब्लम नहीं है कि या तो उसे सुनता ना हो और वो बोल सकती हो, या फिर वो बोल सकती है उसे सुनाई नहीं देता। नो, या तो उसमें ये दोनों दिखते हैं, ना तो वो बोल सकती है ना तो वो सुनती है, या फिर वो बिल्कुल नॉर्मल है। अब देखो, ईदर और डेफ और डम्ब, व्हाट इज दिस? दिस इज पॉजिटिव, और पीछे वाला हिस्सा क्या कह रहा है? नेगेटिव है। तो इस बोथ को किस में बदलना पड़ेगा? देखिए, यू हैव नेगेटिव ऑप्शन नीदर, तो इस बोथ की जगह पे लगा दीजिए नीदर। फिर से आपका फॉर्मूला बन गया प्लस माइनस इंटू माइनस। ओके, समझ रहे हैं ना? इफ नॉट बोथ, बोथ दो चीजों के लिए आता है और बोथ के पीछे वाला हिस्सा एंड होता है। गेटिंग? बोथ नीदर को रिप्लेस नहीं कर सकता। और वैसे भी आपने सीखा है प्रोनाउन के चैप्टर में, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने इस पे बात करनी है कि अगर दो चीजों की बात हो, बात पॉजिटिव हो तो गो फॉर ईदर, और बात नेगेटिव हो तो नीदर नॉर। और राधा के कितने ऑप्शन है हमारे पास? दो ही तो हैं, डेफ और डम। तो दो के लिए नेगेटिविटी में या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिविटी में नीदर होता है, पॉजिटिविटी में ईदर होता है। तो बोथ गलत हो गया। I hardly know someone, hardly नेगेटिव है, someone पॉजिटिव है, तो इधर anyone। उसने कहा है कि मैं मुश्किल से ही किसी को जानता हूं। someone का मतलब there is someone, तो अगर वो किसी को जानता है फिर वो हार्डली क्यों लगा रहा है? तो हार्डली की जगह, हार्डली की वजह से समवन को रिप्लेस किया एनीवन से। तो बच्चों आपको याद रखना है, नेगेटिव के पीछे नेगेटिव का होना स्टेटमेंट को पॉजिटिव में बदल देता है। तो नेगेटिव के पीछे पॉजिटिव होना चाहिए अगर आप नेगेटिव कहना चाहते हो स्टेटमेंट को। और अगर स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट पॉजिटिविटी से स्टार्ट हो गई है, जैसे कि स्टेटमेंट नंबर 2 थी, तो उसके सेकेंड हाफ में नेगेटिव रख दीजिए। इसी वजह से आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर पाएगी, एल्स आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव बन जाएगी। और समवन अपने आप में पॉजिटिव होता है, हार्डली नेगेटिव दिखाता है, तो समवन को एनीवन में बदला था, और रेयरली और नोबडी दोनों ही नेगेटिव हो गए, उस वजह से इसको एनीबडी में बदला। तो ये आपका दूसरा फंडामेंटल था। इसके बाद से देखते हैं व्हाट थर्ड फंडामेंटल कन्वेज टू अस, उसमें क्या है हमारे लिए जो हम नया सीख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम नेगेटिव टर्म्स। फॉर्मूला